हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, आज हम लोग इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से ही इस पे एक टॉर्क लगता है। ये टॉर्क क्यों लगता है, इसकी जो एक्सप्रेशन होगी उसको किस तरह से डिराइव करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी स्पेशल केसेस हैं उनको भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। My name is Obro and this is Rowan channel. Let's be the difference. Alright, so welcome back. तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। चलिए देखिए, ये मैंने डायग्राम बना के रखा है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोग इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डायपोल क्या होता है, टू ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड विद अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, और लेट्स से ये डायपोल का सेंटर है और हम लोग जानते हैं कि डायपोल का जो लेंथ होता है वो 2L होता है। इसका मतलब हाफ ऑफ द लेंथ विल बी L, ये भी L, राइट। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये तो पता होगा आपको, राइट, कि लेट्स से F इज द फोर्स। तो जो फोर्स लगता है चार्ज पे वो Q इंटू E होता है ना। तो इस चार्ज पे भी एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी Q इंटू E, राइट। बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन अलोंग द फील्ड होता है, ये F इज इक्वल्स टू QE होगी। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल्स टू QE। दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का लगेगा, राइट। तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इस चार्ज पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अगर लगते हैं तो नेट फोर्स 0 होगा। कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब डायपोल रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 लगता है, ये ऑलवेज होगा। अच्छा, ये तो हम समझ गए कि इस पे नेट फोर्स 0 लगेगा, लेकिन व्हाट अबाउट द रोटेशनल फोर्स। हाँ, रोटेशनल फोर्स मतलब देखिए, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस लॉक को देखो, ये देखिए, ये भी कुछ ऐसा प्लेस्ड है। अगर ये सेंटर से फिक्स्ड हो, ओके, एंड इसको कोई इस डायरेक्शन में खींचे और इसको कोई इस डायरेक्शन में खींचे, तो होगा क्या, ये अगर हम इस तरह से खींचेंगे तो ये इसके सेंटर के अबाउट में रोटेट करना शुरू करेगा, इजंट इट। अगर हम इसको यहां से खींचेंगे तो ये रोटेट करेगा, वैसे ही इधर से खींचेंगे तो रोटेट करेगा। सेम वैसे ही इस डायपोल में क्या होगा, एक रोटेशन आएगा, क्योंकि हम इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, क्लॉकवाइज, है ना। वैसे ही इधर ये इस तरफ जाएगा, राइट। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करते हैं तो उस पे एक टॉर्क लगता है, ठीक है। और ये जो टॉर्क होता है, ये हम लोग को पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब हम लोगों को ये टॉर्क के बारे में पता करना है, ये टॉर्क डिराइव करना है कि टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस पे नेट फोर्स 0 क्यों हुआ, है ना। नेट फोर्स इस तरफ में इक्वल मैग्नीट्यूड के
दो फोर्सेस लग रहे हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज वाई इस पे जो ट्रांसलेशनल फोर्स है वो जीरो होगा, लेकिन रोटेशनल फोर्स जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके सेंटर के अबाउट में लग रहा है। अच्छा, इसमें टॉर्क क्यों लगेगा, दूसरी बात है, हाँ, क्योंकि इसका जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। मैंने आपको दिखाया था इस लॉग पे कि ये जो लॉग है ये इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है और इधर इस डायरेक्शन में, राइट। तो जब दोनों को खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रोटेट होगा, राइट। जब ये रोटेट हो रहा है इसका मतलब है कि दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन वो सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब इधर पे फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, दोनों अगर सेम लाइन पे आ जाए, ये देखिए अब ये एक लाइन पे है, अब ये फोर्स लगेगा इस तरफ, खींच रहे हैं हम इसको, और इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये देखिए ये दोनों मैंने एरो बना के रखा है। अब इस पे फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, इस पे भी लेफ्ट साइड की तरफ, तो अब जब इसको खींचेंगे तब इस पे फोर्स लग तो रहा है लेकिन टॉर्क जीरो होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम हो जाएगा, एक ही लाइन पे ये काम करेगा, तब इस पे कोई टॉर्क नहीं होगा। बट इस कंडीशन में देखिए लाइन ऑफ एक्शन सेम है क्या? नहीं, लाइन ऑफ एक्शन तो सेम नहीं है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं पहले। आइए, तो टॉर्क को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता है। डिस्प्लेसमेंट कहां से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? सेंटर से, जिसके अबाउट में वो रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के, जैसे ये डायपोल का एक्सिस हो गया, इसी के अबाउट में ये गोल गोल घूमेगा, है ना। तो इस एक्सिस से ये जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को लेना होगा। जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा? ये तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसे लेते हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन था, मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन है, और ये है उसका एक्सिस, तो इन दोनों के बीच का ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इजंट इट? ये लाइन तो अगर मैं आगे बढ़ाऊं और यहां से ये वाला जो परपेंडिकुलर मिल रहा है, ये लाइन, दिस लाइन विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो इसको अब हम कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में लेट्स से थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। एल का इधर का कंपोनेंट एल कॉस थीटा होगा, और इसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एल साइन थीटा होगा, तो ये वाला लेंथ एल साइन थीटा होगा। तो अब हम लोग को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया, दैट इज एल साइन थीटा। तो इस पॉइंट का तो निकाल दिए, अब हमको इस पॉइंट का भी निकालना है ना। तो टॉर्क लेट्स से 1 प्लस टॉर्क 2, हम यहां पे प्लस क्यों किए, माइनस क्यों नहीं किए? क्योंकि इस तरफ का जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और इस तरफ का भी जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हमने इसको ऐड किया है। ठीक है, और दोनों पे जो फॉर्मूला लगेगा वो तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लगेगा, है ना। तो यहां का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये, तो ये भी एल, इधर थीटा तो ये भी थीटा, है ना, तो इधर वाला भी एल साइन थीटा होगा। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा? फोर्स कितना है भाई अपना? फोर्स है Q इंटू ई
एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा। तो यहाँ से दोनों को जो है वो दोनों टर्म सेम है, तो 2 QE L साइन थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ से 2QL को हम एक साथ ले लेते हैं, E साइन थीटा। तो इसको हम जानते हैं, ये वाला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। यहाँ लिख देता हूं, P इज इक्वल्स टू Q2L होता था, है ना। तो यहां से ये PE साइन थीटा एंड दिस इज द नेट टॉर्क। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, बात यहां तक नहीं होता है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। ध्यान से देखो, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है P, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और उनके बीच में एंगल है थीटा, यही थीटा है ना यहाँ पे। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन E and P, वेक्टर A and P। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। E and P के बीच का एंगल है थीटा, यहां पे भी तो वही है, E and P और P और E के बीच का एंगल है थीटा। और अगर ऐसा होता है, हाँ ठीक है दिखेगा, अगर ऐसा होता है तो क्या हम इसको P क्रॉस E और E क्रॉस P लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट याद करिए, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता था, है ना। अब कौन सा सही होगा, P क्रॉस E या फिर E क्रॉस P? और अगर आपने वेक्टर पढ़ के रखा है तो ये दोनों सेम नहीं होता है ना। तो हम ये जो हमको जो ये PE साइन थीटा मिला है वो P क्रॉस E होगा या फिर E क्रॉस P होगा? हाँ, ये कैसे पता करें? देखिए, यहां पे जो टॉर्क का डायरेक्शन है, अल्टीमेटली जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो क्या है, वो हमने देखा कि ये क्लॉकवाइज है, टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज है। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है तो हमको भी ये जो P क्रॉस E या फिर E क्रॉस P क्लॉकवाइज ही चाहिए। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कुछ तो रूल्स हैं, 2-3 रूल्स होते हैं, मैं एक की बात करता हूं। देखिए, P से E की तरफ जाना है तो हम अपने फिंगर्स को P के डायरेक्शन में रखते हैं और इसको कर्ल करते हैं दूसरे वेक्टर की तरफ, मतलब E की तरफ। P के डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को रखा था और E के डायरेक्शन में हमने इसको कर्ल किया। ठीक है, तो हम जब कर्ल कर रहे हैं तो डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है, और यहां पे भी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है। अगर ये ना समझ में आए तो हमारे पास दूसरा रूल है। आइए, अगर हम पेन को रखते हैं, स्क्रू रूल लगाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको P से E की तरफ जाते हैं तो ये देखिए P क्रॉस E, ये हमको दिख रहा है, डायरेक्शन हमको क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज का, है ना। और अगर हम लोग E क्रॉस P जाते हैं तब क्या होगा भाई, अगर हम E से P की तरफ जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज और ये अगर ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका क्लियर मतलब हो गया कि E क्रॉस P नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा क्या, यस, P क्रॉस E। तो आइए इसको मैं यहां लिख देता हूं इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E,
ये है वेक्टर फॉर्म, इसको बढ़िया से बॉक्स बना के लिख लीजिए। चलिए स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करते हैं अब। ओके, स्पेशल केस में हम बात करेंगे कि जो ये टॉर्क है वो मिनिमम मैक्सिमम कब होगा। पहले हम लोग मैक्सिमम का केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो केस 1, व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा। अच्छा, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा भाई? देखिए, जब थीटा इज इक्वल्स टू इधर 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा, तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। कैसे? देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम, ये डायपोल है, इसको अगर प्लेस करते हैं तो इसके बीच में एंगल कितना होगा? यस, 90 डिग्री। ई की डायरेक्शन इधर एंड पी की डायरेक्शन इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। और इस वक्त जो इस पे फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, वो मैक्सिमम होगा, है ना। इस पॉइंट पर इस चार्ज पे फोर्स लगेगी इस तरफ QE, और इधर फोर्स लगेगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज QE। और इस वक्त जो फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, वो मैक्सिमम होगा। फॉर्मूला भी हमने पता है, हमको पता है, जैसे टॉर्क इज इक्वल्स टू PA साइन थीटा थी, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो साइन 90 अगर 1 होगा तो PE मिलेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा का, है ना। तो ये मैक्सिमम होगा। सिमिलरली ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इस बार इसको रोटेट कर दिए, इस तरफ रख दिए, जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बार भी इनके बीच में एंगल 270 है। इस बार क्या है? 270 है। कैसे भाई? अगर तरीके से देखो तो हम जानते हैं कि हम किधर से ले रहे हैं, E से P का एंगल ले रहे थे। यहां भी हमने वही किया था, E के डायरेक्शन से P का एंगल क्या था वो ले रहे थे। तो हम यहां पे भी वही करेंगे, ये ऐसे, ये पूरा यहां तक, ये होगा इसका डायरेक्शन। तो ये पूरा 270, कहने को ये 90 है, बट हिसाब से देखें, सही तरीके से देखें तो ये 270 डिग्री होगा, है ना। तो 270 में भी क्या हो जाएगा? टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, 270 साइन 271। चलिए नोट कर लिया आपने। अब सेकंड केस डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, सेकंड केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, फोर्स और टॉर्क इज मिनिमम। भाई टॉर्क मिनिमम कब होगा? सो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा यहां पे अपने को देखना है, साइन इधर 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे अपने को टॉर्क जो है वो मिनिमम मिलेगा। लेकिन इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है, आइए देखिए क्या है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ। अब हम क्या करते हैं, डाइपोल को इस तरफ अलाइन कर देते हैं। ये है डाइपोल, ठीक है, दिख रहा है आपको? इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं। ओके, चलिए बढ़िया। ये है डाइपोल। डाइपोल पे इस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है भाई? इस तरफ। इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, है ना। तो ये E और इधर ये P, तो इस पे लग रहा है QE और इस तरफ लग रहा है QE। ये तो मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था इस लॉग पे,
ये देखिए, है ना, ये लॉक था, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लग रहा है। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इस पे जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा, है ना। देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, और जो नेट फोर्स था ट्रांसलेशनल फोर्स, वो तो भाई हर केस में 0 होना है, वो हर केस में 0 होना है। हम बात कर रहे हैं टॉर्क की, स्पेशली टॉर्क की, कि टॉर्क कब 0 होगा, नहीं होगा। ओके, टॉर्क 0 इस केस में होगा जब एंगल इन दोनों के बीच में, ई और पी के बीच में एंगल भी कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है, जब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। ठीक है, तो इस स्टेट को क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या हम स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हैं? हाँ, एकदम शांत बैठा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, सही है। सेकंड केस, जब थीटा 180 डिग्री में होगा तब क्या होगा भाई, आइए देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये E, इस बार जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होगी वो उल्टी होगी, है ना, ये होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, है ना, ये। ओके, तो इस बार जो फोर्स लग रही है पॉजिटिव चार्ज पे, वो किस तरफ लग रही है, वो उस डायरेक्शन में लग रही है। और नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज होगी, उस पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो इस तरफ। मतलब दोनों ऐसे काम कर रहे हैं, राइट। अगर ये दोनों इस तरफ से काम कर रहे हैं तो नेट फोर्स इस पे फिर से क्या लगना है, 0। नेट टॉर्क क्या लगना है, 0। ये तो मूव करेगा ही नहीं, ये तो इस तरह से अलाइंड है ना। अगेन हम इस स्टेट को क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हैं भाई इसको हम। लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, हाँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम इस डायपोल को जब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तब इसको अगर हम यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो क्या होगा भाई, थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्प्लेस करें ऐसे तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। बोलेगा कि हमको डिस्टर्ब मत करो, हम वापस उसी पोजीशन पे आना चाहते हैं। तो ये अगर हम इसको डिस्प्लेस किए तो वापस अपने पोजीशन पे, इधर करें तो भी इधर, है ना। तो ये ऐसे ऐसे करके वापस इस तरफ अलाइन हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ये वाला पॉइंट कहीं इधर आएगा, ये कुछ ऐसा होगा, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है उत्तरी, ये क्या हो रहा है, हाँ ये पूरा घूम जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, है ना। यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, ये इस तरह का एक स्टेट ले लेगा। तो इस स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम के केस में कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, वही इसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट थे, लेकिन थोड़ा सा इनको अगर डिस्प्लेस किए तो ये वाला जो कंडीशन है ये वापस अपने जगह पे आ जाएगा। लेकिन अनस्टेबल में क्या होगा, ये वापस अपने जगह पे कभी नहीं आएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की जगह पे चला जाएगा, है कि नहीं। हो क्या रहा है अल्टीमेटली, इन सब चीजों को अगर ध्यान से आप देखो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहां पे गेम कर रहा है। क्या खेला कर रहा है भाई, यहां पे खेला ये कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
डायपोल मोमेंट को अपने डायरेक्शन में अलोंग अपने साथ लेना चाह रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल मोमेंट को अपने तरफ सुलाना चाह रहा है, अपने तरफ लाना चाह रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल मोमेंट को भी वो उसी डायरेक्शन में अलाइन करना चाह रहा है। यहां पे देखो फील्ड इस तरफ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल का भी डायरेक्शन उसी तरफ। इधर अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करते तब की बात मैं कर रहा हूँ, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किए तो ये डायपोल मोमेंट को अपने डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे खेला कर रहा है कि डायपोल मोमेंट को अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाह रहा है। तो टॉर्क एंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितना भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।